नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी की टीआरई की 3.0 की जो भर्ती आई हैं टीचर्स की, उसके बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जो बीपीएससी टीआरई 3 की भर्ती आई हैं या बीपीएससी टीआरई की फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उसमें आप लोगों को चैप्टर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर है जिसके क्वेश्चन पेपर में आपको आने ही आने हैं। इसके अलावा जैसे प्राथमिक गणित हो गया और मानसिक क्षमता के परीक्षण क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इतने क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्राइमरी में और 6 से 8 में। ठीक है, तो चैप्टर जो आपका हमने लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यह पूरा आपको स्टेप टू स्टेप हर चीज़ आपको बता देंगे और इसकी गारंटी है आपके पेपर में 100% क्वेश्चन इसी से बनेगा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर आएगा। तो ये 1 से 5 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 6 से 8 वालों के लिए भी, 9 से 10 वालों के लिए भी और 11 से 12 वालों को, क्योंकि सबके में जीएस का पेपर जुड़ा होगा अनिवार्य रूप से। अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा तो आपको इसकी जानकारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ से आरंभ हुआ था, किससे हुआ था, एक एक स्टेप पता चलेगा और हम आपको बता देंगे जो एक कि 1 लीनियर क्वेश्चन है, इसमें से आपको कौन से याद रखना है। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पेज शोभित एकेडमी पर जाने के बाद ये इसकी जो पीडीएफ फाइल हो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको टाइप करना है शोभित एकेडमी। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें सन 1857 में उत्तरी और मध्य भारत में एक शक्तिशाली जन विद्रोह हुआ। ठीक है, इसका आरंभ तो कंपनी की सेना के भारतीय सिपाहियों से हुआ, लेकिन जल्द ही यह व्यापक क्षेत्र के लोगों में भी शामिल हो गया। अब देखिए, इसका जो आरंभ किसने किया था, भारतीय सिपाहियों ने, तो इसे सिपाही आंदोलन भी कहा जाता है राष्ट्रीय 1857 का। उसका देखिए, लाखों किसान, दस्तकार तथा सिपाही 1 वर्ष से अधिक समय तक बहादुरी से लड़ते रहे। 1857 का विद्रोह सिपाहियों के असंतोष का परिमाण मात्र नहीं था। ठीक है, देखिए, इस काल में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में विदेशी शासन के प्रति जन असंतोष तथा घृणा में वृद्धि होती रही। जन असंतोष सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। उसका देखिए, अंग्रेजों की जमीन और राजस्व संबंधी नीतियां तथा कानून और प्रशासन की व्यवस्था इस असंतोष के अन्य सामान्य कारण रहे। उसका देखेंगे, इसके अलावा निचले स्तरों पर प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह से प्रभावित किया। उसका देखिए, एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड्स ने लिखा है कि पुलिस को जनता कोड़ समान समझती थी। ठीक है, और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता के असंतोष का प्रमुख कारण था। समाज के मध्य तथा उच्च वर्ग, खासकर उत्तर भारत में प्रशासन के अच्छी आय वाले ऊंचे पदों पर शामिल नहीं किए जाते थे। ब्रिटिश सरकार की अलोकप्रियता और एक प्रमुख कारण उसका विदेशी होना भी था। अब देखिए, ये आपको पॉइंट याद रखना जिसमें दिए गए हैं। प्रथम अफगान युद्ध 1845 से 1849, पंजाब के युद्धों तथा क्रीमियाई युद्ध 1854 से 1856 में अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह पराजय हुई। ठीक, अफगान युद्ध में, पंजाब के युद्धों तथा क्रीमियाई युद्ध में अंग्रेज सेनाओं की बुरी तरह से इसमें पराजित हुई थी। और अफगान का युद्ध आपका हुआ था 1845 से 1849 के बीच में, और क्रीमियाई युद्ध जो आपका हुआ था 1854 से 1856 में हुआ था। उसका देखिए, 1855 से 1856 में बिहार और बंगाल की संथाल जनजातियों के लोग कुल्हाड़ी तथा तीर धनुष लेकर विद्रोह पर उतर आए और अपने क्षेत्र में कुछ समय के लिए ब्रिटिश शासन का सफाया करके उन्हें जन विद्रोह की क्षमताओं को स्पष्ट कर दिया। ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश शासन में मिला दिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। डलहौजी द्वारा अवध तथा कई अन्य राज्यों के अधिग्रहण ने देसी राजगणों के शासकों में खलबली मचा दी। राज हड़पने या उन्हें अधीन बनाने की यह नीति नाना साहेब, झांसी की रानी तथा बहादुर शाह जैसे अनेक शासकों को अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन बनाने के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं,
नाना साहब आखिरी पेशवा राव बाजी द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेज बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन दे रहे थे वह नाना साहब को देने से इनकार कर दिया तथा उनको अपने पैतृक राजधानी पूना से बहुत दूर कानपुर में रहने के लिए बाध्य किया। भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। झांसी को हड़पने के लिए अंग्रेजों की जिद ने स्वाभिमानी रानी लक्ष्मीबाई का गुस्सा भड़का दिया। रानी की इच्छा यह थी कि उनके स्वर्गीय पति के सिंहासन पर उनका दस्तक पुत्र बैठे। 1849 में डलहौजी ने मुगल वंश की प्रतिष्ठा पर यह घोषणा करके चोट की कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास पर रहना होगा। 1856 में कैनिंग ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों से सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवता उपायों के कारण भी भड़की जो सरकार ने भारतीय सुधारों की सलाह पर किए। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसे ही अनाधिकारी हस्तक्षेप की तरह लगे। 1857 का विद्रोह कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह से आरंभ हुआ था। यह सिपाही दरअसल वर्दीधारी किसान ही था। सैनिक अधिकारियों की तरफ से सिपाहियों का जात या पंथ के चिन्हों के उपयोग पर, दाढ़ी रखने या पगड़ी पर प्रतिबंध था। 1856 में एक कानून बना जिसके अनुसार हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता हो तो समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी पड़ती थी। इससे भी सिपाहियों की भावनाओं को चोट लगी क्योंकि उस समय की हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा पाप थी और उसके दंड में सिपाहियों व उनके परिवार को जाति से बाहर भी कर दिया जाता था। सिपाहियों के असंतोष का एक और भी तात्कालिक कारण यह आदेश था कि सिंध या पंजाब में तैनाती के समय उन्हें विदेश सेवा भत्ता बट्टा नहीं मिलेगा। बंगाल में बहुत पहले 1764 में ही एक सिपाही द्वारा विद्रोह घटित हो चुका था। 1806 में वेल्लूर में सिपाहियों ने विद्रोह किया मगर भयानक हिंसा का सहारा लेकर इसे दबा दिया। 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की 47वीं रेजिमेंट ने समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। 1844 में वेतन और भत्ता के सवाल पर 7 बटालियनों ने विद्रोह किया। इस तरह अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में तैनात सिपाही विद्रोह करने ही वाले थे। उसके बाद देखिए 1858 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेडरिक हेलिंडे को कहना पड़ा था कि बंगाल की फौज कोमोबेश बागी और हमेशा विद्रोह के लिए तैयार थी और तय है कि कभी न कभी अगर संयोग उस उत्तेजना तथा अवसर मिले तो वह विद्रोह कर बैठती। सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी में इस भावना को इस प्रकार व्यक्त किया। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था। नए एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया था। इसके कारतूसों पर चर्बी युक्त सने कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल्स में भरने से पहले उसके सिरे को दांतों से काटना पड़ता था। कुछ उदाहरणों में इस खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे। उन्हें चर्बी लगा कि चर्बीदार कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट कर देगा। इतिहासकारों तथा लेखकों के एक वर्ग का दावा है कि विद्रोह व्यापक तथा संगठित षड्यंत्र का परिणाम था। इसके सबूत में वे चपातियाँ तथा लाल कमल के फूलों को गांव-गांव पहुंचाने की घटनाओं तथा घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों तथा मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। विद्रोह का आरंभ 10 मई, ये इम्पोर्टेंट है, विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है कि जो विद्रोह आरंभ हुआ था वो 10 मई को हुआ था और दिल्ली से 36 मील दूर कहाँ हुआ था,
मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। श्रीगृह उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में नर्मदा तथा पूरब में बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक एक विस्तृत भूभाग इसकी चपेट में आ गया। मेरठ में विद्रोह के भड़कने से पहले ही बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। आंतरिक विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण उन्हें 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई थी। ये भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट बन जाती है आपका वन लिनियर। 24 अप्रैल को तीसरी देसी घुड़सवार सेना ने 90 लोगों ने चर्बीदार कारतूस लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली शीघ्र ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह इसके प्रतीकात्मक नेता बन गए। फिर सिपाहियों के कहने पर या संभवतः उनके दबाव में बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उसको हटाने के लिए भारत राजाओं में एकता स्थापित की। श्रीगृह बंगाल की पूरी सेना विद्रोह में शामिल हो गई और यह तेजी से फैल गया। अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य चरमरा उठा। इंदौर के अनेक फौजी विद्रोह करके सिपाहियों से आ मिले। इसी तरह ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चले गए। किसानों, दस्तकरों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को उसकी वास्तविक शक्ति दी तथा इसे जन विद्रोह का स्वरूप भी दिया, खासकर उन्हें क्षेत्रों में जो आज उत्तर प्रदेश तथा बिहार में शामिल है। 1857 के विद्रोह की शक्ति बहुत कुछ हिंदू मुस्लिम एकता में निहित थी। हिंदू और मुस्लिम विद्रोही और सिपाही एक दूसरे की भावनाओं का भरपूर सम्मान करते थे। मध्यकाल में तथा 1858 में पहले भारत की जनता और राजनीतिक अपने मूल रूप से सांप्रदायिक नहीं थी। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी तथा आगरा या बिहार थे। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान थे। इन्होंने ही बरेली के सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा उनको दिल्ली ले आए थे। बख्त खान ब्रिटिश सेना में तोप खाने के एक मामूली सूबेदार थे। ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र में साधारण तथा निम्न वर्गीय जनता के प्रतिनिधि थे। विद्रोह के नेतृत्व में जंजीर में सबसे कमजोर कड़ी शायद सम्राट बहादुर शाह की ही थी। कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहेब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से खदेड़कर नाना साहेब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। साथ ही साथ बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके उन्होंने अपने को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया। नाना साहेब की ओर से लड़ने का भार मुख्यतः उनके विश्वसनीय सेवक तात्या टोपे के सिपाहियों पर था। तात्या टोपे तथा अपने अफगान रक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के वफादार महाराज सिंधिया ने झांसी की रानी की लड़ने की कोशिश की, मगर उनके अधिकांश सैनिक रानी से जा मिले। सिंधिया ने आगरा जाकर अंग्रेजों की शरण ले ली। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। लगभग 80 वर्ष होते हुए भी विद्रोह के संभवतः सबसे प्रमुख नेता तथा रणनीतिज्ञ थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह विद्रोह के एक और प्रमुख नेता थे। वे मद्रास के रहने वाले थे और वहीं से उन्होंने सशस्त्र विद्रोह का प्रचार शुरू कर दिया था। जनवरी 1857 में वे फैजाबाद आ गए। जब मई में आम बगावत भड़क उठी तो अवध में इसके एक मान्य नेता के रूप में उभरे। 1857 का विद्रोह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, इनको बिल्कुल आपको दिमाग में फीड कर लेना है। नाना साहेब के एक और विश्वसनीय सेवक अजीमुल्लाह थे। वे राजनीतिक प्रचार कार्य के माहिर थे। ठीक है, नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों को सुरक्षित निकाल देने का वादा करने के बावजूद उन्हें धोखे से मारकर अपनी बहादुरी पर कलंक का टीका लगा दिया था।
उसके बाद देखिए, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे वीर जीस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। उसका देखिए, जनरल आउट्रम द्वारा जारी किया गया पर्दा, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया था कि ढोंदू पंत नाना साहब को पकड़वाने वाले को 1 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। उसका देखिए, 1857 के विद्रोह के महान नेताओं में से भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगनाओं में से एक थी झांसी की युवा महारानी लक्ष्मीबाई। फिर देखिए, यह दक्षिणी भारत और पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले अनेक विद्रोह हो चुके थे। उसके बाद देखेंगे, भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा तथा दूसरे अनेक सरदारों और अनेक बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। इन लोगों ने अंग्रेजों का फुल सपोर्ट किया था। ठीक है। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों में तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक बार में भी हमें बहा ले जाता। उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य युद्ध सामग्री की भी कमी थी। अधिकांश लोग तो भालों तलवारों जैसे पुराने हथियारों से ही लड़ रहे थे। उनका संगठन भी ठीक नहीं था। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित थे, तो मगर उनमें अनुशासन की कमी भी थी। बंगाल के जमींदार भी अंग्रेजों के वफादार बने रहे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों ने एक लंबे समय तथा भयानक युद्ध के बाद 20 सितंबर 1857 दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह बंदी बना लिए गए। उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार दिए गए। सम्राट बहादुर शाह पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। वहीं अपनी किस्मत पर आंसू बहाते हुए वे सन 1862 में स्वर्गवासी हो गए। इस तरह महान मुगल वंश आखिरकार पूरी तरह नष्ट हो गया। नाना साहब की कानपुर में हार हुई। अंत में वह हार न मानकर तथा आत्मसमर्पण से इनकार कर वे 1859 के आरंभ में ही नेपाल की ओर कूच कर गए। फिर उनका कोई पता नहीं चला। उसका देखिए, तात्या टोपे के मध्य भारत के जंगलों में जा छिपे। वहीं से एक भयानक तथा शानदार छापामार युद्ध चलाते रहे, जब तक कि अप्रैल 1859 में वे सोते समय एक जमींदार दोस्त की गद्दारी के कारण पकड़े नहीं गए। शीघ्र ही उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 15 अप्रैल 1859 को मौत की सजा दे दी गई। झांसी की रानी पहले 17 जून 1858 को युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद हो चुकी थी। 1859 तक कुंवर सिंह, बख्त खान, बरेली के खान बहादुर खान, नाना साहब के भाई राव साहब और मौलवी अब्दुल्ला सभी स्वर्गवासी हो चुके थे, जबकि अवध की बेगम हजरत महल मजबूर होकर नेपाल में जा छिपी थी। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पूरी तरह पुनः स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद है, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए भारतीय जनता का पहला महान संघर्ष भी था। ठीक है, यह 1857 का संग्राम था। इसके बाद हम देखेंगे 1858 के बाद का प्रशासनिक परिवर्तन जो हुआ था वो क्या हुआ था। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने हर एक चीज़ में समझ ली होगी। इनको आपको ठीक से पढ़ लीजिए और जो इसमें सन आए हैं और जो हाईलाइट हैं उन्हें आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन। आपका ये सीरीज चलता रहेगा, तो आप चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।